हेलो एवरीबॉडी, आज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे एसएससी पीआरटी साइंस सेक्शन को। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ स्टूडेंट ऐड बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में टू फॉर्म अ व्हाइट कलर्ड बेरियम क्लोराइड, विच ऑप्शन गिव द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट किया, HCl के साथ, तो HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो इधर ये है, इधर है, चारों में है, ठीक है। अब बना क्या है, बेरियम क्लोराइड, क्या बना है, BaCl2। तो उसमें भी Cl2 बना है, इसमें तो बना ही नहीं, इसको तो ऐसे ही कट कर देंगे, इसमें भी बना है, इसमें भी बना है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिए Cl2 है लेकिन यहाँ पे Cl1 है, तो ये भी कट हो जाता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखेंगे, BaCl2, आपका जो ऑप्शन ठीक रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो Cl2 है, यहाँ पे Cl कितना है, 1 है, 2 2 जा 4, तो आपकी जो बैलेंस्ड इक्वेशन होगी वो होगी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और ये आंसर आपको मिलेगा NCERT 10th क्लास की, जब आप लेसन नंबर 1 देखेंगे वहां पे आपको ये इक्वेशन एज इट इज मिल जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, which of the following salt does not contain water of crystalline। इनमें से जो ये चार आपको कंपाउंड दिए हैं, इनमें से कौन से कंपाउंड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन नहीं मिलता है। तो देखते हैं, ब्लू पेट्रोल बोलते हैं हम कॉपर सल्फेट 5H2O को, तो यहाँ पे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन है। बेकिंग सोडा बोलते हैं NaHCO3 को, सोडियम बाइकार्बोनेट को, और वॉशिंग सोडा बोलते हैं Na2CO3 10H2O। और जिप्सम देखेंगे तो कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ठीक है। तो देखो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन है, इसमें भी, किसमें नहीं है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, आपका बेकिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन नहीं पाया जाता। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। फूड कैन, आपने देखा होगा जो आपके कोल्ड ड्रिंक बातें कैन में एक पैकिंग होती है उसकी, तो वो कैन बोला जा रहा है, वो कैन आपका टिन का बना हुआ होता है। हम इसको जिंक का नहीं बनाते हैं, जिंक का नहीं बनाते हैं, क्यों, ठीक है। तो पहली बात है कि जिंक कॉस्टलियर देन टिन, हाँ महंगा तो होता है टिन से, जिंक महंगा होता है, ठीक है। दूसरी, हायर मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का कोई लेना देना, यहाँ पे जो क्वेश्चन इसका आंसर होगा एग्जैक्ट वो होगा जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। अब ज्यादा रिएक्टिव होने से क्या फर्क पड़ता है, इधर देखेंगे, ये आपका टिन है, इसमें खाना भरा हुआ, अगर मैं इसको जिंक का बना दूंगी तो ये एयर वाटर हर चीज से रिएक्ट करेगा जिंक, और अंदर की चीजें जल्दी खराब होंगी। लेकिन अगर टिन को लेंगे तो टिन है, ये हवा वगैरह जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो मतलब ये अंदर के जो इसके स्टोरेज है, चीजें स्टोर की गई वो जल्दी खराब नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, which of the following belong to the homologous series of alkyne। अब एल्काइन की होमोलोगस सीरीज में देखना, तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला देखेंगे आप, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन CnH2n-2, CnH2n-2। अब करिए इनको, फिल करिए, कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है, जो इसको सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को वही इसका आंसर होगा। तो C6 तो ये तो होगा नहीं, तो C, N को 2 भर दीजिए, 2H2 × 2 - 2, तो ये आ जाएगा C2H4, नहीं ये नहीं होगा, ये भी गलत, C2H4 ये भी नहीं आया, C3H6, देखो जब C को मैं 3 भरूंगी तो H 2 × 3 - 2, तो C3 ये आ जाएगा, 3 2 जा 6 - 2 दैट इज 4। तो ये आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि जनरल फॉर्मूला में पुट करके देखिए, 6 को पुट करके देखिए, 2 को पुट करके देखिए,
दोबारा 2 को पुट करके देखिए तो क्या आ रहा है, C2H6, और इसको पुट कर रहे हैं C6 को, तो ये क्या आ रहा है, C6H2 इंटू 6 प्लस 2, तो ये आ रहा है C6H14, तो ये C6H6 है तो ये नहीं हो सकता, ये तो C2H2 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो यही आपका ऑप्शन आ रहा है C3 पुट कर करके आपका। ठीक है, चलिए मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following element have two shells? इन एलिमेंट से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो आपका, जिसके अंदर 2 सेल्स हैं एंड बोथ आर कंप्लीटली फील्ड, और दोनों के दोनों जो हैं वो क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। तो हम हीलियम को देखेंगे, हीलियम का एटॉमिक नंबर है आपका 2, तो ये आएगा 1s2, एक ही सब सेल है। नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर है आपका 10, 1s2 2s2 2p6, तो एक ये सब शेल आ गया, एक ये सब शेल आ गया, तो 2 और 8 फुली फील्ड है ना ये। कैल्शियम देखते हैं 20, 1s2 2s2 2p6, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 तो पहले में 2 आता है के में, KLM, पहले में 2 दूसरे में 8, तीसरा है के में कितना आएगा 2, एल में 8, एम में फिर से 8, फिर से 2 बच, इधर तो 4 आपके ये हो गए सेल्स। बोरोन Z इज इक्वल टू 5, अगर ये वाली लिखनी है तो इसको 3s2 3p6 4s2, ठीक है, 5 1s2 2s2 2p1, और ये वाली लिखनी है तो 2 और बचे कितने 3, तो 2 है और दोनों फिल है, तो नियोन देखो 2 है और दोनों फिल है। ठीक है, तो नियोन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। What are the product obtained by anaerobic respiration of plant? अब यहां पे देखेंगे रेस्पिरेशन 2 तरह की, रेस्पिरेशन 2 तरह, रेस्पिरेशन में फूड कंबाइन करता है, फूड आपका ब्रेक होता है टू गिव एनर्जी। अब ये चीजें 2 तरह से होती हैं, एरोबिक और दूसरी एनारोबिक। ठीक है, अगर एरोबिक भी बात करूं तो फूड किसके साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के साथ, और देता है CO2 H2O प्लस एनर्जी। और एनारोबिकली फूड 2 तरह से टूटता है, फूड एक तो देता है C2H5OH इथेनॉल CO2 प्लस एनर्जी, या फिर फूड एक और तरह से टूटता है, वो देता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो आप ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा प्लांट के लिए, तो दिस वन इज द राइट ऑप्शन, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स, तो आंसर क्या रहेगा, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड, 2 न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो न्यूरॉन क्या है, ये नर्व सेल को ही न्यूरॉन बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा, अगर नर्व सेल बनाऊंगी मैं तो ऐसे करके ये नर्व सेल होता है, ऐसे करके ये नर्व सेल, ऐसे करके होता है कुछ नर्व सेल्स। ठीक है, अभी यहाँ पे अभी ये दूसरा नर्व सेल, ठीक है, तो एक नर्व सेल जिसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, और सेकेंड नर्व सेल ये, इसके बीच का स्पेस, और इस स्पेस को बोला जाता है साइनैप्स। क्या बोला जाता है, साइनैप्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनैप्स। क्या बोला जाता है इसको, साइनैप्स बोला जाता है इसको। नेक्स्ट,
डेडली डिजीज विच इज कॉज्ड बाय आपको सबको पता है वायरस, और वो भी कौन सा, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से कॉज होता है, ठीक है। तो एड्स इज अ वायरल डिजीज, ठीक है। एड्स आपकी वायरल डिजीज है, और किस चीज को इफेक्ट करती है ये, इफेक्ट इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती है, इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती है ये, ठीक है। HIV वायरस के द्वारा होती, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। From the list given below, select the character which can be acquired but not inherited. ऐसा करेक्टर, भाई कुछ करेक्टर हमारी बॉडी में पाए जाते हैं जो हम इनहेरिट करते हैं, अपने हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, और कुछ जो हम अपनी लाइफ टाइम में अचीव कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब आंखों का कलर है ना मेरा, वो मेरे दादा दादी या मम्मी पापा से इनहेरिट हुआ है मेरे अंदर, ठीक है। स्किन कलर वो भी इनहेरिट हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि स्किन कलर को चेंज नहीं कर सकते तुम, कि रोज क्रीम लगाए जाओ, क्रीम लगाए जाओ तो आपका कलर फेयर हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। जो एक बार आ गया वो आ गया। टेक्सचर ऑफ हेयर, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। टेक्सचर इंप्रूव भले ही कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और ना ही, और कलर ऑफ आई आपका इनहेरिटेड करेक्टर है, तो ये इनहेरिटेड करेक्टर, इनहेरिटेड। कलर ऑफ स्किन इनहेरिटेड, जितना आपकी बॉडी में मेलानिन होगा उतना आपका स्किन कलर डार्क होगा, तो स्किन कलर भी क्या है, इनहेरिटेड करेक्टर। इनहेरिटेड करेक्टर मतलब जो कहां से आया है, हमारे पेरेंट्स से आया है। इनहेरिटेड होता है एक्वायर्ड, इनहेरिटेड कहां से आएगा, फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। और एक्वायर्ड, विच बी एक्वायर बाय प्रैक्टिस, जिसको हम प्रैक्टिस से एक्वायर करते हैं, जिसको हम एक्वायर करते हैं, और ये अगली जनरेशन में पास नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो टेक्सचर ऑफ हेयर, दिस वन इज ऑल्सो इनहेरिटेड करेक्टर। लेकिन अगर आप साइज ऑफ बॉडी की बात करेंगे, सॉरी, साइज ऑफ बॉडी की आप बात करेंगे अगर, तो साइज ऑफ बॉडी की जब हम बात करेंगे, भाई जिम जाकर के हम इसको क्या कर सकते हैं, बॉडी बिल्ड भी तो कर सकते हैं, ठीक है, बॉडी बिल्ड भी कर सकते हैं हम। और अगर हम डाइट अच्छे से ना ले तो कमजोर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो मसल्स बना भी सकते हैं, मसल्स को हम क्या कर सकते हैं, कमजोर भी हो सकते हैं हमारे। और दूसरी बात, अगर कोई एक लेडी है या कोई एक जेंट्स है, अगर उस जिम जाके उसने अपनी बॉडी को अच्छे से डेवलप किया, उसने एक्वायर किया उस कैरेक्टर को, तो क्या भाई उसकी जो आगे आने वाली संतान होगी उसकी मसल्स खुद से बने होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो उस चीज को इनहेरिट नहीं करेगा, अपने आने वाले ऑफस्प्रिंग में उसको पास नहीं करेगा, इन सबको तो पास करेगा ना वो, इनको थोड़ी रोक सकता है पास होने से, ये पास होंगे। उसके बच्चों की आंखें का कलर हो सकता है मम्मी पे जाए या पापा पे जाए, कलर स्किन का हो सकता है, टेक्सचर हो सकता है, लेकिन बॉडी डिपेंड नहीं करेगी कि बॉडी कैसी बनी है, कैसा मसल्स कैसे है उसके डेवलप हुए, ये जिम वगैरह में जाकर के खुद उसने डेवलप की है। A concave lens has a focal length of 15 सेंटीमीटर, न्यूमेरिकल है, तो एफ कितना दिया हुआ आपको, 15 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ एफ, 15 सेंटीमीटर लिख लेना। एट व्हाट डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट, तो यहां से आपने यू कैलकुलेट करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज वी कितनी दूर पे बना रहा है, 10 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन एम भी निकालना है, तो चलिए इस चीज को करते हैं हम, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला।
इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। ठीक है, अब ये साइन कन्वेंशन होता है कनकेव के केस में, हम b को भी और आपका फोकल लेंथ को भी नेगेटिव लेते हैं, तो इसको -15 लेंगे, कनकेव है क्योंकि यहाँ पे, इसको भी -10 लेंगे क्योंकि कनकेव है ये, तो क्या हो जाएगा 1/u किसके बराबर हो जाएगा, u ही निकालना ना, ऑब्जेक्ट वाला ही निकालना ना, 1/u इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/f आ जाएगा ये। ठीक है, तो 1/u इज इक्वल टू v कितना है -10 माइनस 1/f इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो ये आगे आपका, इससे आगे यहाँ कर देती हूँ 1/10 प्लस 1/15। अगर इन दोनों का मैं एलसीएम लेने लगी तो एलसीएम आएगा 30 और इधर -3 प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट आएगा तो ये आ जाएगा -1/30, तो 1/u इज इक्वल टू माइनस, तो u आ जाएगा -30। ठीक है, और मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, मैग्निफिकेशन निकालते हैं, आपका मैग्निफिकेशन निकालेंगे -10/-30, इसका फॉर्मूला होता है आपका v माइनस u। तो लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसका मतलब, माइनस का मतलब क्या है कि अगर कनकेव लेंस ऐसा है ना, तो इमेज इस साइड को बनेगी, इस साइड को, इस साइड के लिए हम नेगेटिव लेते हैं, तो आंसर नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी ये आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव में आई है ना, तो ये आएगा +33। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। ऐसे करके हमारी आई होती है ना ये, ठीक है, ये लेंस होता है। ठीक है, तो ये रेटिना, तो यहाँ रेटिना पे इमेज बनती है इधर। ठीक है, रेटिना पे इमेज बनती है, तो यहाँ पे आंसर आएगा रेटिना, आई पे। अगर यहाँ पे पेड़ है ना, ऐसे करके हम उसको देख रहे हैं, तो उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, और ये इन्वर्टेड इमेज बनती है उल्टी, कहाँ पे, रेटिना पे बनेगी, उल्टी इमेज बनती है, और इस चीज की रेटिना पे इमेज बनेगी। ठीक है, an electric iron consume energy at the rate of 840 when heating is at maximum rate, the voltage is, what are the current and resistance। तो कैलकुलेट क्या करना है, करंट I और रेजिस्टेंस R कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, पावर कितनी दी हुई है 840 वॉट। ठीक है, वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लगाएंगे हम। ठीक है, ओम्स लॉ बोलता है P इज इक्वल टू VI, तो P की वैल्यू क्या दी हुई है 840 इंटू V, 220 इंटू I इज इक्वल टू 840 220। फिर से काटती करिए इसको
आई कितना निकलेगा? तो ये आ जाएगा 8,176,34 और ये आ जाएगा कुछ 1 समथिंग आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आई इक्वल टू 2.81 समथिंग आएगा, इसको 2 ले लेंगे हम, ठीक है। ये आ जाएगा, आई आ गया आपका एम्पियर। अब यहां से निकालेंगे, नेक्स्ट पूछा हुआ है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू V ओवर I। रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? V ओवर I। तो V क्या है आपका 220, I कितना आया 3.82, ठीक है। तो ठीक है, इसको देखेंगे आप। तो इसको सॉल्व जब आप करेंगे, इसको देखना जरा, ये करेक्ट आया ऑप्शन है। ठीक है, और ये सॉल्व करेंगे आप जब, तो ये कितना आ जाएगा 220 इंटू 382। तो 382 को करेंगे लगभग ये आंसर आपका कैलकुलेट कर कर आके ये जो ऑप्शन आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका इतना आ जाएगा, ये ऑप्शन आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना आपने, ठीक है। इसको application that have a metal body are generally connected to the earthing wire. The reason for this, हम क्या करते हैं, that appliances that have a metal body are generally connected to the earthing wire. The reason for this is, इसका आंसर जो होता है prevent the leakage of current, prevent excess of current, provide extra current to appliances, prevent the leakage of current, provide high resistance to appliances, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा prevent the leakage of the current. Kitchen waste can be hygienically disposed of through, किसके द्वारा जो हमारा किचन का जो वेस्ट निकलता है उसको जो है डिस्पोज किया जा सकता है, ठीक है। तो डंप करके, डंप नहीं कर सकते भाई। किचन वेस्ट में क्या होगा, आपका जो किचन का वाटर निकलेगा, आपकी जो पील ऑफ निकलेंगे सब्जियों के छिलके वगैरह सब, ठीक है। तो डंप नहीं करना उसको, रिसाइकिल भी नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका कंपोस्टिंग, उसको खाद में बदल दो, छिलके वगैरह सबको इसमें इंक्लिनेशंस में क्या किया जाता है, उसको जलाया जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो ये आपका जैसे हॉस्पिटल वेस्ट है ना, उसके लिए बेस्ट रहता है ये, ठीक है। डंप करना, दबा देना, ये भी नहीं है। तो कंपोस्टिंग इज द बेस्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वेरी गुड। पंखे वगैरह में लगी होती है इलेक्ट्रिक मोटर, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल, पंखा घूमता है ना, उस मैकेनिकल एनर्जी से। एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये भी ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, द वायर विद द ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली लायर,
ग्रीन वाली जो होती है लाइव नहीं होती, लाइव जो होती है वो होती है आपकी रेड। ठीक है, तो लिख लेंगे रेड आपकी लाइव वायर होती है, ग्रीन आपकी अर्थ वायर होती है, और ब्लैक आपकी न्यूट्रल वायर होती है, न्यूट्रल वायर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके।